नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अगले साल 2 गुने युवा होंगे शिक्षित। आज जारी होगा कुर्नी उपचुनाव का रिजल्ट। 200 साल पुराने रजिस्ट्री के कागजात मिलेंगे ऑनलाइन। सोनपुर मेले में जुटी रिकॉर्ड तोड़ भीड़। 31 दिनों में पहुंचे 50 लाख लोग। बिहार के मुकेश के सामने बांग्लादेश ढेर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने 10+2 लेवल CHSL एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम नोटिफिकेशन 2022 जारी कर दिया है। रिक्तियों की कुल मिलाकर संभावित संख्या 4500 है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इसी वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https.ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत अगले साल 2 गुने युवा होंगे शिक्षित। इस वर्ष कुशल युवा कार्यक्रम के 6ठे वर्षगांठ के अवसर पर ज्ञान भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में विभाग के द्वारा प्रशिक्षुओं की संख्या को दोगुना करने का संकल्प किया जाएगा। बताते चले कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, श्रम विभाग मंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी संवाददाता सम्मेलन में KYP ऑनर्स एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक प्रभात कुमार सिन्हा के द्वारा दी गई है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि अब तक 12 लाख युवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो चुके हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे मीरा कुमार की। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को सासाराम, बिहार में हुआ था। राजनीति में उनका प्रवेश 80 के दशक में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से है। 1985 में वे पहली बार बिजनौर से संसद में चुनकर आई। 1990 में वे कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी समिति की सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव भी चुनी गई। 1996 में वे दूसरी बार सांसद बनी और तीसरी बार उन्होंने 1998 में शुरू की। 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इस बार वे 5वीं बार संसद के लिए चुनी गई। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोधी चुनी गई। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में UPA की उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिसमें वे 34% मतों से पराजित हुई। आज जारी होगा कुर्नी उपचुनाव का रिजल्ट। बीते सोमवार को कुर्नी उपचुनाव खत्म हुआ था, तो वहीं आज यानी कि 8 दिसंबर को इस उपचुनाव की रिजल्ट जारी की जाएगी। लेकिन रिजल्ट जारी होने से पहले महागठबंधन और बीजेपी के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की जीत होगी, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उनके उम्मीदवार केदार गुप्ता की ही जीत होगी। इसके अलावा मुकेश सहनी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी VIP के प्रत्याशी नीलाव कुमार की जीत होगी। जानकारी के लिए बता दें कि कुल 14 टेबलों पर वोटों की गिनती होगी और 2 टेबलों पर पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक चुनाव के परिणाम सभी के सामने आ सकते हैं। 200 साल पुराने रजिस्ट्री के कागजात मिलेंगे ऑनलाइन। निबंधन विभाग ने पुराने जमीन को लेकर पहल शुरू की है। अगर आपने भी 30, 40 या 50 साल पहले जमीन, फ्लैट या मकान का निबंधन कराया था, तो अब आप उसकी कागजात जल्द ही ऑनलाइन भी देख सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि निबंधन विभाग की ओर से 1995 से पहले के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं 1995 के बाद से लेकर अभी तक का काम पूरा कर लिया गया है, जिसे अभी राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर नाम, पता, निबंधन वर्ष इत्यादि चीजें डालकर देखा जा सकता है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा जो वेबसाइट जारी की गई है उसका नाम भूमिजानकारी.com है। इसके साथ ही 1995 से पहले के जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर 31 जिलों में निबंधित दस्तावेजों का स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया है।
सोनपुर मेले में जुटी रिकॉर्ड तोड़ भीड़, 31 दिनों में पहुंचे 50 लाख लोग। बीते दिन बुधवार को विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का समापन हो चुका है। इस दौरान सोनपुर मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सारण के प्रभारी मंत्री सुमित कुमार सिंह मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय और श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम उपस्थित रहे। इस बार लगे 31 दिनों के सोनपुर मेले में कुल 50 लाख से अधिक लोग भ्रमण करने। मेला के पशुपालन विभाग के मुख्य शिविर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में कुल 335 घोड़ा, 60 गाय, 147 बैल, 14 भैंस, 1884 भेड़ और बकरी और 470 कुत्ता की बिक्री हुई है। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विरोध जारी। अभ्यर्थियों द्वारा लगातार बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में हुए धांधली, सेटिंग तथा पेपर लीक को लेकर विरोध जारी है। बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग है कि इस मामले को लेकर सीबीआई जांच करवाई जाए। बीते दिन बुधवार को एक बार फिर अभ्यर्थियों के द्वारा पटना कॉलेज से गांधी मैदान बीपीएससी ऑफिस होते हुए राजभवन तक विरोध मार्च निकाला गया। जानकारी के लिए बता दें कि अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार सहित 3 साल से अधिक समय से बीपीएससी में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने, गलत उत्तर वाले 9 प्रश्नों के उत्तर को सुधार कर दोबारा रिजल्ट जारी करने, बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने जैसे कई मांग शामिल हैं। बिहार के मुकेश के सामने बांग्लादेश ढेर। बिहार के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपने फर्स्ट क्लास करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया है। मुकेश द्वारा 40 रन देकर 6 विकेट की बदौलत भारत ए ने दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में बांग्लादेश ए को 252 रनों पर समेट दिया। गौरतलब है कि गोपालगंज के मुकेश कुमार ने अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ए के विरुद्ध डेब्यू किया था और जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उस सीरीज में भी मुकेश ने 5 विकेट लिए थे। फिर उनको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन एक भी मैच में मौका नहीं मिला। अब मुकेश ने बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट लेकर एक बार फिर सनसनी मचा दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दूसरी पारी में मुकेश कितना विकेट झटकते हैं। आज से सीतामढ़ी मेले की शुरुआत, जानिए इस बार क्या है खास। सीतामढ़ी में हर साल अघन पूर्णिमा में लगने वाली मेले की आज से शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ सभी व्यापारियों के द्वारा तरह तरह की दुकानें, तरह तरह के खिलौने, मौत का कुआं समेत अनेक चीजें सजाया गया है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मेले की बोली 22,32,000 लगाई गई है और यह बोली चंद्रकांता एंटरप्राइजेस के द्वारा लगाया गया है। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है और सभी की कोशिश है कि इस बार मेले में लोगों की जेबें ज्यादा ढीली की जाए। इस वर्ष आपको इस मेले में ब्रेक डांस, आसमानी झूला, नाव, रेलगाड़ी सहित दर्जनों तरह के मनोरंजन झूले दिखाई देंगे। एसवीयू के रेड में आईपीएस आदित्य के ठिकाने से मिले लाखों नगद। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर आईपीएस आदित्य कुमार को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद आदित्य कुमार के पटना और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं मेरठ स्थित आवास पर विशेष निगरानी इकाई के द्वारा छापेमारी की गई। बता दें कि इस छापेमारी के दौरान आदित्य कुमार के ठिकाने से 20 लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके साथ ही उनके बैंक खातों में लगभग 90 लाख रुपए मिले हैं। वहीं विशेष निगरानी इकाई को छापेमारी के दौरान शेयर, बॉन्ड एवं एफडी में भी लगभग 5 लाख रुपए के निवेश का पता चला है। बता दें कि इन सब के अलावा अगर उनके सभी फ्लैट की कीमतों को जोड़ा जाए तो आदित्य कुमार के पास छापेमारी में कुल 1 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बेतिया में दिन दहाड़े एसबीआई में लूट। बिहार के बैरिया थाना अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक टोला मलाई शाखा से जुड़ा एक लूट का मामला सामने आया है। बता दें कि बैंक में यह लूट हथियार बंद अपराधियों के द्वारा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 11:30 बजे 6 अपराधी बैंक से 10 से 12 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इसके साथ ही इस लूट के दौरान अपराधियों के द्वारा बैंक के मैनेजर और कैशियर की भी पिटाई की गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा, सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे, बैरिया थाना, नगर थाना और श्रीनगर थाना की पुलिस पहुंची। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जल्द इसका उद्भेदन कर लिया जाएगा। बिहार में भी बनाए एक्टिंग में अपना करियर, होगी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई। बिहार के वैसे युवा जो अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी की खबर है। बता दें कि अब बिहार में भी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा फिल्म और टेलीविजन से जुड़े कोर्स को डिजाइन किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इसकी पढ़ाई आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग में कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए राशि का प्रबंधन कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा कराया जाएगा। फिलहाल इसके लिए विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है, लेकिन
लेकिन इससे पहले इस आशय का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बताते चले कि इस पाठ्यक्रम के शुरुआती दौर में डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड डिजाइनिंग की पढ़ाई करवाई जाएगी। बिहार में सुबह शाम बढ़ी कनकनी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अब दिसंबर से पहले सप्ताह तक काबू में रहा ठंड जोर पकड़ेगा। बता दें कि रात का तापमान 9 डिग्री के नीचे तक जा सकता है। पछिया हवा में कनकनी वाली सर्दी पड़ेगी। जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। औसतन 4 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। न्यूनतम तापमान में अंतर कम होते ही सूबे के कई शहरों में ठिठुरन बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में ठंड ने पूरी तरह अपना पांव पसार दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में पारा और नीचे गिरेगा और कनकनी बढ़ेगी। नौसेना में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। वैसे युवा जो मैट्रिक या इंटर पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बता दें कि भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीरों की बहाली को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की तारीख 8 दिसंबर 2022 यानी कि आज से शुरू हो रही है, जो कि 17 दिसंबर 2022 तक चलेगी। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और साथ ही 550 रुपए का शुल्क भी जमा करना होगा। बता दें कि भारतीय नौसेना की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट पदों पर 100 और एसएसआर के तहत 1400 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए इनमें 280 रिक्त पद रिजर्व हैं। हरिहरनाथ मंदिर इस वजह से है बेहद खास। सारण जिले का बाबा हरिहरनाथ मंदिर देश भर का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक ही लिंग में शिव और भगवान विष्णु स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित लिंग की स्थापना आज से 14,000 साल पहले हुई थी। आख्यानाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ यज्ञ करने की योजना बनाए। कहा जाता है कि उस वक्त ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थी। छोटी वाली उनके साथ थी, बड़ी वाली को आने में विलंब था और यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब शिव और विष्णु की सलाह पर ब्रह्मा जी जैसे ही अपनी दूसरी पत्नी के साथ यज्ञ के लिए बैठे, वैसे ही बड़ी वाली पत्नी आ जाती है। तब वह पूछती है कि मेरे बिना हवन करने का सुझाव किसका था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने शिव और हरि का नाम लिया। तभी क्रोधित हुई देवी ने उन्हें एक ही लिंग में हो जाने का श्राप दिया। तभी शिव और हरि पत्थर में बन जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें यहाँ स्थापित कर देते हैं। तभी से यह लिंग यहाँ स्थापित है। आरबीआई ने 0.35% बढ़ाया रेपो रेट, बढ़ेगी ईएमआई। बीते दिन बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति के फैसलों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा ऐलान कर बताया गया है कि रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी करते हुए अब 6.25% कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 5वीं बार है जब आरबीआई के द्वारा ब्याज के दरों में बढ़ोतरी किया गया है। रिजर्व बैंक अपनी पिछली 3 मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कुल मिलाकर 1.90% का इजाफा रेपो रेट कर चुका है। बता दें कि मई में 40 बेसिस पॉइंट और जून व अगस्त में 50-50 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया था। गूगल सर्च पर इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये टॉपिक। गूगल इंडिया के द्वारा इस साल की सूची जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि भारत में इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले 10 टॉपिक कौन से रहे हैं। बता दें कि इसे कई कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें मूवीज, स्पोर्ट्स, न्यूज, इवेंट्स जैसे सभी चीजें शामिल है। बता दें कि इस लिस्ट की पहली कैटेगरी सर्चेस है, जिसमें सबसे टॉप में इंडियन प्रीमियर लीग रहा। वहीं दूसरे कैटेगरी व्हाट इज में टॉप नंबर पर व्हाट इज अग्निपथ स्कीम रहा। इसके साथ ही तीसरी कैटेगरी हाउ टू में टॉप नंबर पर हाउ टू डाउनलोड वैक्सीनेशन रहा। वहीं इसके अंतिम कैटेगरी मूवी में टॉप नंबर पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 सिवा रहा। जाने भारत के पासपोर्ट की दुनिया में क्या है रैंकिंग। हम सभी जानते हैं कि हम विदेश में कहीं भी यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है। बता दें कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की अलग अलग पासपोर्ट रैंकिंग होती है। वहीं अब साल 2022 का भी सभी देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यह रैंकिंग लंदन की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। इस लिस्ट में अगर भारत के पासपोर्ट रैंकिंग की बात की जाए तो लंदन की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग पूरे देशों में 87 नंबर पर आती है। बताते चले कि अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट होगा तो आप 60 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। कच्चे तेल के दाम में हुई गिरावट, सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम।
देश में पहले ही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन कच्चे तेल का दाम साल 2022 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो वैश्विक आर्थिक संकट के कारण सेंटीमेंट खराब होने के चलते ब्रेड क्रूड ऑयल के दाम में $80 प्रति बैरल नीचे आ गया है। यह कहा जा रहा है कि कच्चे तेल में गिरावट होने से भारत के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि भारत कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कच्चे तेल में गिरावट होने से महंगाई पर रोक लग सकती है। साथ ही केंद्र सरकार को अपने वित्तीय घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा कोष में भी गिरावट को रोका जा सकेगा। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी देखने को मिल सकती है। आईआईटी पटना के 9वें दीक्षांत समारोह में गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित हुए टॉपर। बीते दिन बुधवार को पटना के आईआईटी परिसर में 9वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि और आईआईटी पटना के निदेशक के द्वारा कुल 521 छात्र छात्राओं को पास आउट डिग्री दिया गया। वहीं कई अन्य छात्र जो टॉप रहे हैं उन्हें गोल्ड और सिल्वर मेडल से भी सम्मानित किया गया। बता दें कि यह दीक्षांत समारोह करीब 2 साल बाद आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडवर्ब टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अध्यक्ष जलज एदानी, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह संयुक्त रूप से शामिल हुए। वहीं इनके अलावा आईआईटी पटना के तमाम अधिकारी, प्रोफेसर और छात्र छात्राओं के अभिभावक भी शामिल रहे। बिहार के बाहर जेडीयू विस्तार को बड़ा झटका। बीते दिन बुधवार को दिल्ली में हुई एमसीडी चुनाव के परिणाम सामने आए, जिसमें यह देखा गया है कि दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के सपने पर पानी फेर दिया है। इस चुनाव में आप पार्टी ने 134 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, तो वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर। जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू की ओर से एमसीडी के चुनाव में कुल 23 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन उनका एक भी खाता नहीं खुल सका। एमसीडी चुनाव 2022 को लेकर कुल 382 निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव लड़ा गया था। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी से 250, कांग्रेस से 247, एआईएमआईएम से 14, बसपा से 174, मुस्लिम लीग से 12, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से 4, एनसीपी से 29, एसपी और लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एक प्रत्याशी उतारे गए थे। प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर कटाक्ष, नासमझ है तेजस्वी। राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज अभियान यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनकी किसी भी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, उन्हें कोई समझ नहीं है। किसी सलाहकार ने उन्हें लिख कर दे दिया होगा कि 10 लाख नौकरी देंगे और अब वे उसी बात को दोहरा रहे हैं। बाकी उन्हें नौकरी देने से लेकर उसके लिए पैसे का इंतजाम करने के बारे में भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर राजद और उनके नेता विकास की बात करते हैं तो यह सबसे बड़ा मजाक है, जबकि उनके द्वारा बिहार में 15 साल राज कर ऐसे गर्त में पहुंचा दिया गया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर केंद्र पैसे न दे तो यहां के शिक्षकों को वेतन न मिले। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। पहले पनडुब्बी आईएनएस कालवरी को 1967 में सेना में शामिल किया गया। भारत की पारंपरिक जैव संपदा नीम, हल्दी और जामुन के बाद गौमूत्र को 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेटेंट किया। वसुंधरा राजे 2003 में सिंधिया राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुई। उमा भारती ने 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध पेशवा बालाजी बाजीराव का जन्म 1721 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य के नृत्य निर्देशक और बैले निर्माता उदय शंकर का जन्म 1900 में हुआ। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जन्म 1927 में हुआ। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र का जन्म 1935 में हुआ। भारतीय अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म 1944 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जन कवि रमाशंकर यादव विद्रोही का निधन 2015 में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी भाई परमानंद का निधन 1947 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि इंडियन जॉब नामक यूट्यूब चैनल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 2,20,000 रुपए देने जा रही है। पीआईबी ने अपनी ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है। अब
अब फ्री में व्हाट्सएप से ऐसे चेक करें क्रेडिट स्कोर। अगर आप भी किसी तरह का लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सिविल क्रेडिट स्कोर जरूर जांच कर लेना चाहिए। बता दें कि अब आप अपना सिविल स्कोर व्हाट्सएप पर भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सपीरियन इंडिया के व्हाट्सएप नंबर 9920035444 को अपने फोन में सेव करना होगा। इसके बाद आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हेय मैसेज का भेजना होगा। फिर आपको अपनी डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम भेजना होगा। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर ही क्रेडिट स्कोर प्राप्त हो जाएगा। आप इस क्रेडिट रिपोर्ट की पासवर्ड के साथ एक सुरक्षित कॉपी के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यह कॉपी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास पंडित, अजीमा फिरदौस, रुपेश कुमार, मनस कुमार, मनोज कुमार, कविता कुमारी, उमेश ऋषिदेव, रविंद्र पासवान, नीरज ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, भान प्रकाश मौर्य, कुलदीप कुमार, मनोज कुमार, के सिन्हा, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में टीम इंडिया की निराशाजनक प्रदर्शन के मुख्य कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।